ये दुनिया कई रहस्यों से भरी पड़ी है। आज तक इस दुनिया में न जाने कैसे-कैसे लोग आए, जो आज तक भी एक रहस्य बनकर रह गए हैं। इन्हीं में से एक तांत्रिक ऐसा रहा, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिनका नाम है ग्रेगोरी रास्पुतिन। ये एक ऐसे शख्स रहे, जिनकी पूरी लाइफ एक मिस्ट्री बन कर के रह गई। ये एक तांत्रिक थे, जो न ही किसी गोली से मरे और न ही जहर से। इन्होंने मरने से पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि जैसे ही मैं मरूंगा, उसके 2 साल के अंदर सब कुछ तबाह हो जाएगा उस देश में। ग्रेगोरी रास्पुतिन रशिया के रहने वाले थे और ये ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कोलैप्स प्रेडिक्ट कर दिया था रशिया की मोनार्की का और पूरे उस एम्पायर का। आज हम समझने वाले हैं इनके बारे में डिटेल से। देखिए द मैन रास्पुतिन वॉज, रास्पुतिन ये रही इनकी फोटो। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक मिस्टीरियस पर्सन, लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी दाढ़ी। इनके बारे में कुछ खास बातें हैं जो हम आज समझने वाले हैं। पहला पॉइंट है, यूज टू बाथ रेयरली। ये बिल्कुल कभी कभी ही नहाते थे। बहुत ही कम ऐसा मौका आता था जिस टाइम पे ये नहाते थे। और वॉज ऑलवेज ड्रंक, ये हमेशा नशे में ही रहते थे। ये इनकी ऐसी पर्सनैलिटी थी जैसा ये अपने आप को मेंटेन करके रखते थे। और ये एक एक्सपर्ट थे तंत्र विद्या में, तंत्र मंत्र, यही इनका मेन काम था। और ये हिप्नोटाइज किसी को आसानी से कर सकते थे। इन्होंने रूसी साम्राज्य में एक ऐसा अपना स्थान बना लिया था, एक ऐसी इनकी पोजीशन बन गई थी, जिससे ये किसी को भी हील कर सकते थे, ठीक कर सकते थे और अपनी तंत्र विद्या से किसी को भी अपना हिप्नोटाइज यानी सम्मोहित कर सकते थे। और किसी भी डिजीज को उस टाइम पे ये क्योर करने का दावा रखते थे कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं जिसे वो ठीक ना कर सकें। और यही बीमारी को ठीक करने की इनकी जो कला है, यही कला इनको रूसी साम्राज्य में टॉप पोजीशन पे ले गई। और फिर यही कला जो है इनकी फिर डेथ का भी कारण बनी। हम इसे आगे समझने वाले हैं। केम क्लोज टू द रॉयल फैमिली। ग्रेगोरी रास्पुतिन, देखिए इसमें लंबे लंबे बाल हैं इनके और दाढ़ी मूछें इनकी लंबी लंबी हैं। ये अपने आप को एक संत साधु कहते थे, ठीक है। और इन्होंने प्रिटेंडेड लाइक ही कुड क्योर एवरी डिजीज, बिकेम एक्सट्रीमली फेमस। ये समय के साथ इतने फेमस हो गए। ये एक साइबेरिया में एक जगह पे ये पैदा हुए थे। और उसके बाद से धीरे धीरे इन्होंने रशियन सोसाइटी में एक अलग ही पोजीशन अपनी अपना ली। जैसे जैसे इन ये फेमस होते गए अपने इन कामों के चलते, धीरे धीरे किसी ने इनको इंट्रोड्यूस कराया रशियन रॉयल फैमिली जो उस टाइम पे थी। जार निकोलस द सेकेंड, द्वितीय, उस टाइम पे रूल कर रहे थे, उनसे इनकी मुलाकात होती है। और ये धीरे धीरे केम क्लोज टू कंजर्वेटिव्स एंड रॉयल ब्लड। जो रॉयल ब्लड है यानी कि जो राजशाही है वहाँ की, उनके नजदीक ही आए। और जो कंजर्वेटिव्स थे वहाँ के रूढ़िवादी लोग, उन लोगों के भी एक क्लोज आए। लेटर मेट जार निकोलस एंड क्वीन अलेक्जेंड्रा। देखिए जार निकोलस और क्वीन अलेक्जेंड्रा से भी इनकी मुलाकात होती है। बात ये थी कि उस टाइम पे रशियन एम्पायर जो था, उसमें जार निकोलस वहाँ पे राजा थे। और उनका एक बेटा था इवानोविच। अ, उनका जो बेटा था जार निकोलस का, उसे एक बहुत ही गंभीर बीमारी थी और उसी बीमारी को ठीक करने के लिए इनको बुलाया गया था, क्योंकि वो कई बीमारियों को ये ठीक कर सकते थे। अब देखिए उनका जो जार का लड़का था, एलेक्सी निकोलोविच नाम था उसका, ठीक है। और उसको इन्होंने ठीक किया। जो उसको एक बीमारी थी हीमोफीलिया नाम की। वो जो बीमारी होती है, वो ऐसी बीमारी है जिसमें खून में थक्का नहीं जमता। यानी कि अगर कहीं कट लग जाता है, तो वो लगातार वो खून वहां से रिसता ही रहता है। इसका उन्होंने इलाज किया और उसको ठीक भी कर दिया। और जैसे ही उन्होंने उसे ठीक कर दिया, इनकी इतनी तरफदारी हो गई कि इनको बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया। फिर ये रॉयल ब्लड जो है वहाँ पे, जो रॉयल मोनार्की जो स्टैब्लिश थी, उनके ये काफी क्लोज आ गए। देखिए इसके बाद लिखा है, सीइंग इम्प्रूवमेंट इन सन्स कंडीशन द रॉयल फैमिली ग्रेटली एडमायर्ड हिम एंड वॉन देयर अटमोस्ट फेथ। और उन्होंने क्या किया, अटमोस्ट फेथ उनका गेन कर लिया। ये बहुत ही विश्वास पात्र बन गया उनके, और एक अटूट अटूट विश्वास जिसे कहा जाता है, वो बन गया रॉयल फैमिली का इनके लिए। इनका बहुत ही आर्गुमेंट भी होता है इसके ऊपर कि राष्ट्रपति ने कौन सी ट्रीटमेंट और थेरेपी यूज की थी उनके बेटे को ठीक करने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि कुछ लोगों ने अभी कहा है कि साइबेरियन टैक्टिक्स इन्होंने यूज की थी, चूंकि ये थे साइबेरिया के ही रहने वाले। तो कुछ रहस्यमयी चीजें इनके पास ऑटोमेटिक थी शुरू से, जिसका ये अक्सर इस्तेमाल किया करते थे। कहा जाता है कि जो साइबेरियन टैक्टिक्स थी उस टाइम पे, जिसे हॉर्स की ब्लीडिंग यानी कि घोड़ों का जो रक्तस्राव होता है, जो घोड़ों से जो खून बहता है, उसको रोकने के लिए जो चीजें यूज की जाती थी, वो टैक्टिक्स इन्होंने यूज की थी इनके ऊपर। जो राजा के बेटे थे, इनके ऊपर ये चीजें यूज की थी और उस तरीके से उनको ठीक किया था। हालांकि इस पर बहस आज भी चलती है। आगे देखिए, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एंड पावर विद इन रॉयल फैमिली, कोर्ट, स्टेट अफेयर्स एंड एम्पायर। इनका जो इन्फ्लुएंस है, इनका जो पावर है, ये रॉयल फैमिली में भी बढ़ने लगा, धीरे धीरे कोर्ट में बढ़ने लगा, कोर्ट यानी कि राज दरबार में बढ़ने लगा। और स्टेट अफेयर्स और एम्पायर में भी बढ़ने लगा। स्टेट अफेयर्स का मतलब ये है कि जो डेली के अफेयर्स होते हैं ना,
किसी देश को संभालने के लिए, किसी राज्य को संभालने के लिए, उसमें इनका दखल बढ़ने लगा और एम्पायर यानी एम्पायर के बारे में जो भी डिसीजंस लिए जाते थे उन पे भी इनका असर रहने लगा। ही डी फैक्टो कंट्रोल द रशियन एम्पायर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। हम सभी ये जानते हैं कि रशियन एम्पायर वर्ल्ड वॉर टू में एक पार्टिसिपेंट था और जो टर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी थे, इन तीनों के खिलाफ ही लड़ रहा था और सरेंडर भी पहले रशिया ने ही कर दिया था। यानी कि रशियन एम्पायर जो था वो हारने की कगार पे था और जो राजा थे उस टाइम पे जार निकोलस द सेकंड, ये उस टाइम पे फ्रंट लाइन पे लीड कर रहे थे। लेकिन अब एम्पायर को देखता कौन? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी तो किसी के पास होनी चाहिए, तो उस काम के लिए क्वीन अलेक्जेंड्रा जो है वो यहाँ पे क्वीन अलेक्जेंड्रा यहाँ पे पावर में थी। ठीक है, ऑफिस यानी ऑफिस बेयरर जो थी उस टाइम पे, करंट टाइम पे, वो ड्यू ज्यूरे कंट्रोल इनके पास था, क्वीन अलेक्जेंड्रा के पास। लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि डी फैक्टो कंट्रोल किसके पास था? डी फैक्टो कंट्रोल था हमारे रासपुतिन के पास। यानी दरबार में इनका बहुत ही ज्यादा दखल बढ़ चुका था कि ये लगातार सब चीज को कंट्रोल कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे। आगे देखिए, रियल कमांड वाज अंडर द रासपुतिन, ही एडवाइज्ड एवरीथिंग टू द क्वीन। ये सारी चीजें एडवाइस करते थे क्वीन को। क्वीन जो भी करती थी ये इनके एडवाइस पर भी होता था और सब कुछ इन्हीं के अंडर में चल रहा था। अब जैसे जैसे रशियन आर्मी हार रही थी, हार का भी ठीकरा धीरे धीरे किसके सिर फोड़ा जाएगा? इसी रासपुतिन के ही सर फोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें, सारी एडवाइस, सब कुछ ये कर रहे थे किसको? उन्हीं क्वीन को, राजा को, उन्हीं को एडवाइस ये कर रहे थे। और धीरे धीरे ऐसी भी चीजें होती हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है किसी चीज में, तो फिर उन पे कुछ लोग आगे पीछे भी उनके लग जाते हैं किसी काम से उनको बदनाम करने के लिए। अब ये इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है इसके बारे में अभी तक आर्गुमेंट चलते हैं, लेकिन इनके ऊपर ट्रेजरी का भी आरोप लगा था, यानी कि देशद्रोह, गद्दारी का भी इनके ऊपर आरोप लगा। आरोप ये था कि कुछ सेब मंगाए गए थे कनाडा से और कहा यह जाता है कि वो जो सेब थे उनमें जहर था किसी तरह का, और जो सेंट पिट्सबर्ग शहर है, सेंट पिट्सबर्ग नाम का ये जो शहर है, जो आज भी रशिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा शहर है ये, इस सेंट पिट्सबर्ग के शहर में एक महामारी फैल गई हैजा की, और वही एप्पल की कॉन्स्पिरेसी थी। एप्पल मतलब सेब और कॉन्स्पिरेसी यानी कि उस टाइम पे इनका षड्यंत्र था। ये ट्रेजरी का आरोप लगा कि इन्होंने सेब मंगाए और यहाँ पे बीमारी फैली, और इनके ऊपर ये भी आरोप लगे बाद में कि ये जर्मन एम्पायर से मिले हुए थे रशिया के ही खिलाफ, जबकि ये खुद रशियन अथॉरिटी को पूरा डिफैक्टो कंट्रोल कर रहे थे। देखिए, डिफैक्टो ड्यू ज्यूरे का मतलब हम यहाँ समझते हैं। डिफैक्टो का सिंपल टर्म्स में मतलब होता है, डिफैक्टो यानी होता है कि कोई चीज असलियत में है। जैसे इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, आपको बता सकते हैं। जैसे देखिए, अभी क्या है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है, और रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, उस वॉर में हमें देखने को ये मिल रहा है कि रशिया ने 4 राज्य जो हैं, 4 स्टेट्स यूक्रेन के ऑक्यूपाई कर लिए हैं और उनको एनेक्स कर लिया है। ऑक्यूपाई किया है मतलब उन पे कब्जा कर लिया मिलिटरीली, उनकी सेना ने कब्जा किया हुआ है, रशिया की सेना ने 4 राज्यों में यूक्रेन के, और उसको एनेक्स कर लिया है। एनेक्स करने का मतलब ये हुआ कि उसको अपने ही देश में शामिल करा लिया है। तो डी फैक्टो का मतलब होता है कि वास्तव में क्या है वहां पे, ग्राउंड रियलिटी की पोजीशन क्या है, ग्राउंड जीरो पे क्या पोजीशन है, उसको बोलेंगे डी फैक्टो। यानी कि डी फैक्टो कंट्रोल में है वो रशिया के वो 4-5 एरियाज जो यूक्रेन के थे पहले, अब रशिया के कंट्रोल में है, तो ये डी फैक्टो कंट्रोल माना जाएगा रशिया का। लेकिन डी ज्यूरे कंट्रोल किसका माना जाएगा? डी ज्यूरे का मतलब होता है कि कानूनी रूप से किसका है। तो अभी भी इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से ज्यादातर जो यूएन की कंट्रीज है, 4-5 कंट्रीज को अगर छोड़ दें, तो अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज डी ज्यूरे कंट्रोल किसका मानती हैं? यूक्रेन का ही मानती हैं। यानी कि कानूनी रूप से वो यूक्रेन का ही है, भले ही इस टाइम पे रशियन कंट्रोल में हो, लेकिन कानूनी रूप से, डी फैक्टो रूप से, ये रशियन एम्पायर के ही कंट्रोल, सॉरी, ये कानूनी रूप से यूक्रेन के ही कंट्रोल में माना जाएगा। तो ये अंतर है डी फैक्टो और डी ज्यूरे के बीच में। तो डी फैक्टो कंट्रोल किसका था रशियन एम्पायर के पास जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था? ये था रासपुतिन के पास। और डी ज्यूरे कंट्रोल था क्वीन के पास, यानी कि कहने को तो क्वीन का शासन चल रहा था उस टाइम पे, लेकिन डी फैक्टो सारी चीजें कंट्रोल कर रहे थे रासपुतिन। और जैसे कि ये रियल कमांड इन्हीं के पास थी, रासपुतिन के पास, ही एडवाइज्ड एवरीथिंग टू द क्वीन। सारी चीजें यही क्वीन को ऑर्डर कर रहे थे, यही चीज क्वीन को बता रहे थे। इनके ऊपर ट्रेजरी के आरोप लगे। सेंट पीटर्सबर्ग में जो एप्पल की कॉन्स्पिरेसी हुई, उनमें भी इन्हीं का नाम सबसे पहले आया। बहुत सारी चीजें इनके साथ हो रही थी, हालांकि ये थे रहस्यमयी व्यक्ति, इनके बारे में ठीक ठीक तो अभी भी कोई चीजें नहीं पता है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं डेथ ऑफ द फेमस और इनफेमस तांत्रिक रासपुतिन। यानी जो इतने फेमस कहें या इनको अनफेमस कहें, इनफेमस कहें, ये जो तांत्रिक थे रासपुतिन, इनकी डेथ कैसे हुई? देखिए, ही वॉज किल्ड बाय फेलिक्स यूसुपोव। अब फेलिक्स यूसुपोव कौन है, इन्हें ध्यान से समझने की जरूरत है। ये जो है फेलिक्स यूसुपोव, ये हस्बैंड है किनके? जो जार थे वहां के, रशिया के राजा जो थे उस टाइम पे, जार निकोलस द सेकंड, उनकी भतीजी के ये हस्बैंड थे, पति थे उनके। इनका नाम है फेलिक्स यूसुपोव।
और इन्होंने 30 दिसंबर 1916 को वाइड स्प्रेड एंगर के चलते, अब गुस्सा तो जाहिर सी बात है, गुस्सा तो था ही रास्पुतिन के खिलाफ, सबने ये बात जानी है और सबको ये बात पता है कि अगर कोई भी देश में अगर हार हो रही होती है उस देश की किसी वॉर में, तो उस टाइम पे लोग, राजा होते हैं तो राजा, या अगर उस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, नाराजगी तो सबकी रहती है और बार बार यही कोशिश की जाती है कि उनको पद से हटाया जाए और वहां पे एक नए किसी पर्सन को लाया जाए। जैसा कि हमने देखा है कि अगर सपोज एक पाकिस्तान का केस लें, तो पाकिस्तान में 1971 की जो लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान की, उसके बाद भी हमें ये देखने को मिला था कि जो याहिया खान थे उस टाइम पे, जो जनरल मिलिट्री गवर्नमेंट चल रही थी उस टाइम पे पाकिस्तान में, उस टाइम पे जो जनरल याहिया खान थे, वो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे वहां के। जैसे ही पाकिस्तान की हार होती है, पाकिस्तान दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उसके बाद से याहिया खान को पद से हटाया जाता है और फिर उनके बाद उनके साथ भी मतलब वही व्यवहार होता है जो पाकिस्तान में आज तक होता आया था, यानी फिर उनको जिंदा नहीं रहने दिया जाता। ठीक उसी तरीके से जैसे जैसे इनका पावर बढ़ रहा था, लगातार दखल ये दे रहे थे रास्पुतीन, इनका कोर्ट में, बाकी फैमिली मैटर्स में भी, हर चीज में इनका दखल बढ़ता जा रहा था। इसी बात से नाराज थी वहाँ की इलीट क्लास। इलीट क्लास का मतलब अभिजात्य वर्ग वहाँ का, जो वहाँ पे बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे, बड़े बड़े पदों पे थे। और गुस्सा जाहिर भी था, इस बात के लिए भी था कि रशियन एम्पायर जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 में हार रहा था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो रशियन एम्पायर की जो हार हो रही थी, उससे लोगों में बहुत गुस्सा था और रशिया ने बाद में सरेंडर भी कर दिया था, और इनके ऊपर आरोप भी लग रहे थे बार बार जर्मनी से ही मिले होने के। और रशिया हार किससे रहा था, वो भी जर्मनी से ही तो हार रहा था। तो इस बात को लेकर के नोबलिटी में लगातार गुस्सा बन रहा था और उसका शिकार रास्पुतिन खुद हुए, जो कि उनकी शख्सियत भी ऐसी थी, ऐसी पर्सनैलिटी उनकी थी कि उनके ऊपर ये आरोप लग जाते थे अक्सर, और वो एक रहस्यमयी इंसान थे भी। देखिए, इनको मारने के लिए भी जो चीज अपनाई गई, वो उसमें भी बड़ी रहस्य है, बड़ा मिस्ट्री है उसमें, और आज तक भी उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है पूरी तरीके से। देखिए, इसके बारे में कहा जाता है कि नो इफेक्ट्स ऑफ वाइन मिक्स्ड विद पॉइजन। जब इनको मारने का प्रयास किया इन्होंने, फेलिक्स यूसुपोव ने, तो उन्होंने एक उनको वाइन दिया, एक शराब दी, और उस शराब में ही जहर परोसा गया था उनको। लेकिन फिर भी उस वाइन को पीने के बाद भी ये जो रास्पुतिन थे, इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ उसका, ये बिल्कुल कोई असर ही नहीं कर पाई। इस बात को देख करके फेलिक्स यूसुपोव बिल्कुल हैरान थे कि वाइन का नो इफेक्ट्स, कोई असर नहीं हुआ। इतने के बाद भी अगर ये नहीं मरे जब, तो इसके बाद शॉट बाय मल्टीपल बुलेट्स, बहुत सारी बुलेट्स यानी बहुत सारी गोलियां इनको मारी। किसने? ये मारा फेलिक्स यूसुपोव ने। लेकिन उसके बाद भी, डिस्पाइट ही डिडंट डाइड, इसके बाद भी वो नहीं मरे। बाद में वो मरे, कब मरे? व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू रिवर हैंडकफ्ड, जब ये हाथ बांध करके, कपड़े में लपेट करके रास्पुतिन को जब नदी में फेंका गया, तब जा करके रास्पुतिन की डेथ हुई। रास्पुतिन ने मरने से पहले भी कुछ भविष्यवाणियां कर दी थी अपने बारे में भी, और रशिया के बारे में, और रशिया की जो मोनार्की थी, जो वहाँ का राज परिवार था, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें कह के रखी थी पहले से। इन्होंने एक लेटर लिखा हुआ था रशियन मोनार्की को, यानी कि वहाँ की राजशाही जो थी, वहाँ के राजा, क्वीन और किंग थे, उनको लिखा हुआ था कि मेरी मौत होगी 1 जनवरी 1917 से पहले। यानी उन्होंने लिखा था कि 1916 में ही मेरी डेथ हो जाएगी। और इन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि इफ किल्ड बाय एलिट क्लास रशियन सिस्टम विल कोलैप्स। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, हालांकि इनको अंदाजा तो पहले से ही रहा होगा इस बात का कि एलिट क्लास ही इनके पीछे पड़ी है। जाहिर सी बात है, एरिस्टोक्रेसी जो जैसी सिस्टम वहां पे चल रहा था रशियन एम्पायर में, वहां पे सबसे ज्यादा पावरफुल कौन थे? नोबल्स थे। और नोबल्स कौन थे? जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे वहां के उस टाइम पे। तो इनको पता था कि उनको खतरा उसी इलिट क्लास से ही है, जो राजा के ही आसपास उनके दरबार में लोग रहते हैं, दरबारी गर्द जो हैं। इन्होंने सिस्टम में साफ साफ इन्होंने कह दिया था एक लेटर लिख करके कि अगर ये इलीट क्लास, अगर इन्हें कोई आम इंसान मारेगा तब तो कोई बात नहीं होगी, लेकिन अगर इलीट क्लास इनको मारेगी, अगर जो अभिजात वर्ग है, जो राजा के आसपास के जो लोग रहते हैं, अगर उनसे इनको खतरा होगा, अगर वो इनको मारेंगे, तो उसके बाद रशियन सिस्टम विल कोलैप्स। जो रूस का सिस्टम जो है वो बिल्कुल ढह जाएगा। रूस में, इन्होंने, इनके शब्द हैं ऐसे कि रूस में भाई भाई फिर एक दूसरे को मारेंगे। ये इनके शब्द हैं कि रूस में फिर भाई भाई एक दूसरे को मारेंगे और रशियन सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। आगे इन्होंने कुछ और बातें कही हैं, विद इन 2 years मोनार्की विल लूज लाइफ्स टू। इन्होंने जाहिर सी बात है, साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर 1916 में मेरी डेथ होती है और इलीट क्लास ही मारता है, तो मेरे बाद अगला टारगेट आएगा किसका? रॉयल्टी का आएगा, जो उस टाइम पे राजा है। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। हमने एक फिल्म आई थी केजीएफ, उसमें हमने देखा है कि रॉकी जब जाता है इंडिया से बाहर किसी एक इंसान से मिलने के लिए, जो कंट्रोल कर रहा होता है उस टाइम पे इंडिया की सारे सिस्टम्स को अपने इशारों पे, तो जब वो बंदूक उठा रहा होता है कलाशनिकोव, उस टाइम पे कहा जाता है उसको कि अब अगला नंबर हमारा ही है। ठीक है, तो ये चीज उनको, अगर यहाँ से हम इस चीज को पकड़ें, तो ये चीज उनको पहले से क्लिक हो गई थी कि अगर मेरी डेथ होती है तो उसके बाद अगला नंबर किसका आएगा?
रशियन मोनार्की कही जाएगा, जो राजा है उन्हीं का नंबर आएगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन सब के लिए जिम्मेदार किसको माना जा रहा है? जो हार हो रही है रशियन एम्पायर की, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ माना जा रहा है रशियन मोनार्की को। और रशियन मोनार्की को कंट्रोल कौन कर रहा था? रास्पुतिन। रास्पुतिन अगर नहीं रहेंगे तो रास्पुतिन के बाद अगला टारगेट कौन होगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, रशियन मोनार्की, जो वहाँ के किंग हैं और क्वीन है। और हुआ भी ठीक वैसा ही। 1916 में 30 दिसंबर यानी आखिरी दिनों में, लगभग 1916 के आखिरी एक दो दिनों में इनकी डेथ हुई, रास्पुतिन की। और उसके बाद मार्च 1917 में यानी 3 महीने बाद ही जार को डिपोज कर दिया गया। अब ये देखिए डिपोज का टाइमिंग देखिए, आप समझिए इस बात को कि किस टाइम पे इनको डिपोज किया गया अपने पोस्ट से। ये तब हटाए गए जब रशिया लगभग लगभग सरेंडर करने की कगार पे था। ठीक है, जार उस टाइम पे हटा दिया गया, राजा को डिपोज कर दिया गया, हटा दिया गया, डिथ्रोन कर दिया गया, यानी पद से ही हटा दिया गया, और मोनार्की को ही एबोलिश कर दिया गया। मोनार्की वहां पे एबोलिश हो गई। और हम सबको पता है कि उसके बाद किसका गठन हुआ? उसके बाद गठन होता है यूएसएसआर का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया नहीं, बिल्कुल ये इसका आंसर नहीं है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये यूएसएसआर जो है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। और उस टाइम पे रशियन आरएफएसआर यानी रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसकी गठन किया गया। और रशियन मोनार्की को पूरी तरीके से हटा दिया गया। राजा का सिस्टम ही खत्म हो गया। अब न रहेगा राजा, न बजेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? जुलाई 1918 में जार अलॉन्ग विद हिज फैमिली वॉज किल्ड। और जुलाई 1918 में क्या हुआ? जार जो अपने परिवार के साथ थे, उन सबको मार दिया गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें, तो अगर इस चीज को हम देखें तो पूरी तरीके से क्या हुआ था, जिनकी ये बातें थी रास्पुतिन की, सारी इनकी बातें रास्पुतिन की सच हो गई थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए द भारत डिफेंस को। थैंक यू, नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद।